हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, भक्ति सूफी ट्रेडिशन, चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ एंड डिवोशनल टेक्स्ट के बारे में। आज का टॉपिक है कंक्स एंड सिलसिलाज। तो ये सूफीज़म के बारे में हम पढ़ रहे थे। सूफीज़म 11वीं सेंचुरी तक एक वेल डेवलप्ड मूवमेंट में इवॉल्व हो चुका होता है। सूफीज़ क्या करते हैं, कम्युनिटीज़ बनाना शुरू कर देते हैं हॉस्पाइस और कन्फ, ये एक पर्शियन वर्ड है, उसके आसपास में, और इन कम्युनिटीज़ को कंट्रोल करते हैं टीचिंग मास्टर्स जिनको शेख कहा जाता है, या फिर पीर और मुर्शीद। ये लोग इसे कंट्रोल करते हैं और ये लोग क्या करते हैं, साथ में अपने डिसाइपल्स को भी रखते हैं, इनके जो शिष्य होते हैं उनको भी अपने साथ में रखते हैं, और अपना एक सक्सेसर जिसे खलीफा कहते हैं उसे भी अपॉइंट कर देते हैं कि मेरे बाद ये काम करेगा या ये इस पोजीशन को संभालेगा। अब क्या होता है कि जब ये भी अनाउंस कर देते हैं कि इनके साथ में कौन डिसाइपल रहेंगे, कौन इनका सक्सेसर बनेगा, और ये क्या करते हैं, स्पेशल स्टैब्लिश करते हैं स्पिरिचुअल कंडक्ट एंड इंटरेक्शन, कि नॉर्मल लोग और जो मास्टर हैं उनके बीच में इंटरेक्शन के ये क्या करते हैं, एक स्टैब्लिश कर देते हैं स्पिरिचुअल कंडक्ट। अब क्या होता है कि ये सब करने के बाद में हम देखते हैं कि 12वीं सेंचुरी तक सिलसिला जो है, सूफी सिलसिला, ये डिफरेंट पार्ट इस्लामिक वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है, क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है। एक्चुअल में सिलसिला है क्या, तो सिलसिला मतलब कि चेन होता है। चेन एक तरीके से मतलब एक अनब्रोकन चेन जो कि मास्टर से उसके डिसाइपल तक चलती है, और माना जाता है कि मास्टर से पहले प्रॉफिट मोहम्मद तक चलती है, कि माना जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद हैं, उनसे जुड़े हुए कौन है, उनसे जुड़े हुए हैं हमारे मास्टर, और उन मास्टर से जुड़े हुए हैं उनके डिसाइपल। तो ऐसे क्या है कि जो मास्टर है उनको ऊपर से जो भी ब्लेसिंग्स मिलती है वो आगे अपने स्टूडेंट्स को, अपने डिसाइपल्स को देते हैं। तो ये अनब्रोकन चेन है जो ऊपर से नीचे तक चली आ रही है, इसको सिलसिला बोलते हैं। अब क्या हुआ, इस सिलसिला में स्पेशल रिचुअल्स बाद में जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई, कि बाद में ये लोग जो ये सूफीज थे ये क्या करने लगे, ये ओथ ऑफ एलिजेंस लेने लगे। एक पेस्ट गारमेंट आपने देखा होगा कि कपड़े होते हैं उसमें अगर कहीं फट जाते हैं तो वहाँ पे दूसरा कपड़ा सी दिया जाता है उतनी दूर में, तो ऐसे पेस्ट गारमेंट पहनने लगे, और क्या करते थे, अपने हेड को भी शेव कर लिया करते थे, अपने बालों को कटवा लेते थे। तो ये हमको देखने को मिला। अब जब भी ये शेख जो कि हेड होते थे, इनकी डेथ होती थी, तो क्या होता था, इनका दरगाह बनता था, इनका टॉम श्राइन बनता था। टॉम श्राइन दरगाह एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है कोर्ट। तो ये दरगाह बनता था, और ये क्या बनता था, सेंटर बन जाता था डिवोशन का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोग पिलग्रिमेज आते थे, जियारत, पिलग्रिमेज मतलब जियारत के लिए आते थे, यहाँ पे रुकते थे, और उनको क्या लगता था कि इनकी डेथ हो गई है लेकिन हम ये तो अपने टाइम में बहुत फेमस थे, या ऐसे भी हमको इनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। कई बारी कुछ स्पेशल ओकेजन पे लोग आते थे कि मान लो लोगों की शादी है, या फिर उस आदमी की, उस शेख की जिसकी डेथ हुई है उसकी डेथ एनिवर्सरी है या ऐसा कुछ है, तो उस टाइम पे लोग ज़्यादा आया करते थे यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए। क्यों आया करते थे आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि लोगों को लगता था, लोगों में एक भावना थी कि जितना एक शेख जीवित रहते हुए भगवान के करीब नहीं है, अल्लाह के करीब नहीं है, उससे ज़्यादा मरने के बाद वो एकदम उसके साथ जाकर यूनाइट हो जाते हैं। इसलिए ना ये एक कल्ट इवॉल्व हुआ कि शेख को वाली कहने लगे। वाली मतलब कि एक तरीके से वो भगवान के दोस्त बन जाते हैं, भगवान के दोस्त बन जाते हैं, उनके साथ यूनाइट हो जाते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, लोग उनको वाली मानते हैं, उनको रेस्पेक्ट करते हैं कि ये शेख तो वाली है, भगवान के दोस्त है, भगवान के साथ यूनाइट हो चुके हैं डेथ के बाद, इसलिए हमें इनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। इसलिए लोग आते थे दूर दूर से उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, उनके डेथ एनिवर्सरी पर या फिर किसी स्पेशल ओकेजन पर। अब बात करते हैं आउटसाइड दी कनक। देखो, कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो कनक को नहीं मानते थे, या कुछ ऐसे भी मूवमेंट थे जिनका, जो सूफी को भी मतलब उसमें भी कुछ
खमियां देखते थे, कुछ चीज़ों को नहीं पसंद करते थे। ये लोग क्या करते थे, ये कनक को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन ये मेडिकेंसी को बहुत उसमें बिलीव किया करते थे, उसको प्रैक्टिस करते थे। और ऑब्जर्व्ड सेलिवेसी कि लाइफ टाइम कभी शादी नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ों में इनका भरोसा था। और ये क्या इग्नोर करते थे, ये कुछ रिचुअल्स को इग्नोर करते थे और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिज्म को ऑब्जर्व किया करते थे। और उनको डिफरेंट डिफरेंट नामों से जाना जाता था, ऐसे लोगों को जो कि इन सारी चीज़ों में भरोसा करते थे। इनको अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे कलंदर, मदारिस, मलंग, हैदरिस, बहुत सारे नामों से। और ये लोग क्या है कि कुछ शरिया में लिखा हुआ है उसके भी अगेंस्ट है, उसकी भी कुछ चीज़ों को नहीं मानते थे। इसलिए ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था, ऐसे लोगों को कहा जाता था बेशरिया। इन कॉन्ट्रास्ट जो लोग मानते थे, जो सूफ़ी शरिया को मानते थे, उनको बोला जाता था बाशरिया सूफ़ी। और जो नहीं मानते थे, जैसे कि कलंदर्स, इनको क्या बोला जाता था, बेशरिया सूफ़ीज़। द चिश्तीज इन दी सब कॉन्टिनेंट। देखो 12th सेंचुरी में इंडिया में बहुत सारे सूफीज़ के ग्रुप होते हैं जो माइग्रेट करके इंडिया में आ जाते हैं। उनमें से एक ग्रुप होता है जिसको चिश्तीज़ बोलते हैं। जो चिश्ती और कोई नहीं है, सूफीज़ के एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं चिश्ती। और जब ये इंडिया में आते हैं ना, तो ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ग्रुप बन जाते हैं, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल सूफीज़ बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या कर लेते हैं, लोकल एनवायरनमेंट को बहुत ईजिली अडेप्ट कर लेते हैं और इंडिया के डिवोशनल ट्रेडिशन में से भी कुछ चीज़ों को, कुछ फीचर्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल सूफीज़ में जाने जाते थे अपने टाइम के। अब देखते हैं कि चिश्ती कंथ में लाइफ कैसी होती थी। तो ये सेंटर होता था सोशल लाइफ का। शेख निज़ामुद्दीन का जो हॉर्स पाइस था 14th सेंचुरी में, वो यमुना और घियासपुर में यमुना रिवर के बैंक्स पे था, उसके किनारे पर था। और ये जो कंथ होते थे, इसमें क्या होते थे, इसमें छोटे छोटे कई सारे रूम होते थे। एक बड़ा हॉल भी होता था जहाँ पर लोग अक्सर मिला करते थे। यहाँ पर क्या है, जो शेख है वो भी लोगों से मिला करता था। यहाँ पर इसी बड़े हॉल में कई बारी प्रेयर्स भी होती थी। यहाँ पर ना शेख भी रहा करता था इस कंथ में। और क्या होता था कि रूफ पर क्या है, ऊपर छत पर एक छोटा सा रूम हुआ करता था। उसमें क्या करते थे, शेख रहा करते थे। और शेख जो है अपने विजिटर्स से मिला करते थे या फिर अपने डिसाइपल से भी वहीं पर उसी रूम में मिला करते थे दिन रात। अब वहाँ पे एक वरांडा भी था। इस वरांडा के आसपास जो है कोर्टयार्ड था और यहाँ पे बाउंड्री वॉल भी थी। और ये कनक इतना अच्छा था ये कि कई बारी क्या होता था कि एक टाइम पे लोग मंगोल इन्वेजन की वजह से डर गए थे कि कहीं हो सकता है मंगोल हम पर अटैक कर दे। तो उससे बचने के लिए लोग क्या हो गए, इधर आ गए, इस कनक में आ गए और यहाँ पर आकर रहने लगे। मतलब कि उन्होंने क्या किया, एक तरीके से रिफ्यूजी लिए, एक तरीके से अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पे लोग आ गए। तो मल्टीपल पर्पसेस के लिए जो है ये यूज़ किया जाता था। और यहाँ पर क्या चलता था, ओपन किचन चलता था, लंगर चलता था। और किस पर चलता था, फुतू पे चलता था, मतलब चैरिटी पे चलता था कि कोई मांगता नहीं था पैसे, आप अपनी तरफ से दीजिए, लोग अपनी तरफ से देते थे। और अपनी तरफ से क्या होता था, लंगर चलता था, सबको खाना खिलाया जाता था, ओपन किचन था। और क्या होता था कि यहाँ पर शेख रहते थे, तो शेख से मिलने के लिए अलग अलग टाइप के लोग आते थे। जैसे कि सोल्जर भी आता था, स्लेव भी आता था, सिंगर, मर्चेंट, पोएट, ट्रैवलर, रिच और पुअर, हिंदू जोगीज हो गए, कलंदर्स हो गए, सब लोग उनसे मिलने के लिए आया करते थे। दिन से सुबह से लेकर रात तक जो है कोई ना कोई शेख से मिलने के लिए आता ही था, शेख की एडवाइस लेने के लिए या फिर उनसे कुछ बात करने के लिए या फिर किसी ना किसी कारण से शेख से मिलने आते ही थे। कुछ पोएट्स के नाम आपको दिए हैं, जैसे अमीर हसन सिजी या अमीर खुसरो या फिर हिस्टोरियन जियाउद्दीन बरानी। ये सारे लोगों ने भी क्या है, शेख के बारे में लिखा है, क्योंकि ये लोग भी कभी ना कभी शेख से मिलने के लिए वहाँ पर गए हैं। अब क्या था कि कुछ प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लिया था या कुछ लोकल ट्रेडिशन को इसमें अडॉप्ट कर लिया गया था। जैसे कि आपको शेख के आगे थोड़ा झुकना पड़ेगा, उनको बो करना पड़ेगा। अगर कोई भी विजिटर आता है तो उसे पानी के लिए पूछिए, उसे पानी दीजिए। आपको क्या करना है, हेड शेव करने पड़ेंगे, योग एक एक्सरसाइजेस करनी होती थी। ये कुछ प्रैक्टिसेस थे, कुछ लोकल ट्रेडिशंस थे जिनको क्या कर लिया गया था, यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया गया था।
अब क्या था, शेख निज़ामुद्दीन ने कई सारे स्पिरिचुअल सक्सेसर्स को अपॉइंट किया था और इनको क्या बोला था कि हॉर्स स्पाइसेस बनाओ इंडिया में बहुत सारे पार्ट में। और इन सब का क्या रिज़ल्ट निकला कि शेख की टीचिंग्स, प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशन और शेख का जो नाम है वो बहुत जल्दी बढ़ा। लोग शेख को जानने लगे, इनकी टीचिंग्स एक तरीके से फैल गई और बाद में क्या है कि लोग इनकी श्राइन पर आने लगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके स्पिरिचुअल इंसेस्टर्स की भी श्राइन पे आने लगे, क्योंकि इनकी टीचिंग, इनकी प्रैक्टिसेस, इनका नाम जो है वो दूर दूर तक फैल गया, दूर दूर तक स्प्रेड हो गया। चिश्तीज डिवोशनलिज्म, जियारत एंड कवाली। जियारत मतलब कि पिलग्रिमेज ही होता है। लोग दूर दूर से सूफ़ी सेंट्स की क्या टॉम्स पर आया करते थे। क्यों आया करते थे? ताकि उनको सूफ़ीज़ की क्या मिले, ग्रेस मिले, स्पिरिचुअल ग्रेस मिले, यानी कि उनकी बरकत हो, उनको बरकत मिले। और इसलिए क्या करते थे, लोग आते थे शेख के यहाँ, सूफ़ी सेंट्स के टॉम्स पर आया करते थे वहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए। 7th सेंचुरी से भी ज़्यादा अलग अलग क्लास, सोशल बैकग्राउंड से लोग आए हैं। किसके? 5 ग्रेट चिश्ती सेंट्स के दरगाह पर लोग आते आए हैं। और उसमें से सबसे रेस्पेक्टेड श्राइन, सबसे रिवर्ड श्राइन जो थी वो ख्वाजा मुइनुद्दीन की थी, जिनको पॉपुलरली क्या कहा जाता था, गरीब नवाज के नाम से वो बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। गरीब नवाज मतलब कि कंफर्टर ऑफ द पुअर, इस नाम से उनको बहुत ज़्यादा जाना जाता था। और अर्लीस्ट टेक्सुअल रेफरेंसेस हमें उनके बारे में 14th सेंचुरी में मिलते हैं। और हमें ये भी पता है कि शेख क्यों जाने जाते थे। देखो, उनके पास कुछ मेरा स्पिरिचुअल पावर्स थी, उनके जो टीचिंग्स थे, इन सब कारणों की वजह से वो जाने जाते थे। मोहब्बत बिन तुगलक, जिन्होंने 3024 से लेकर 51 के बीच में रूल किया है, ये पहले सुल्तान बने श्राइन को विजिट करने वाले। लेकिन लेट 15th सेंचुरी से हमें पता चलता है कि सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ऑफ मालवा ने जो है इसे क्या किया था, फंड किया था। इधर टॉम को बनने में यहाँ पे उन्होंने ही फंड किया था। हमने देखा कि ये जो श्राइन था ना, ये दिल्ली और गुजरात का जो ट्रेड रूट है उसके बीच में था, उस पर आता था उस ट्रेड रूट में। यहाँ पर ही ये श्राइन थी, इसलिए यहाँ पर क्या था, बहुत सारे ट्रैवलर्स को ये अट्रैक्ट करता था। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवलर्स विजिट किया करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये एरिया जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस था, इतना फेमस था कि हमने देखा कि 16th सेंचुरी तक ये इतना फेमस हो जाता है कि यहाँ पर अकबर भी कई बार आ जाते हैं। लगभग 14 टाइम्स वो यहाँ पर आए हैं और इस आने के ट्रेडिशन को उन्होंने 1518 तक जारी रखा। कई बारी तो वो साल में 2-3 बार यहाँ पे आ जाते थे। कई बारी ब्लेसिंग्स लेने के लिए कि कई बारी वो युद्ध में जा रहे हैं, या फिर कई बारी उनको कोई काम पूरा करना है, या कई बारी उनके बेटे का जन्म होने वाला है। तो इन सारे ओकेजन्स पर वो क्या करते थे, यहाँ पर आया करते थे ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और हर बारी वो ये माना जाता था कि कोई ना कोई गिफ्ट लेकर यहाँ पे राजा आते थे। जैसे एग्जाम्पल था कि 1568 में यहाँ पर क्या हुआ था, अकबर ने ऑफ़र किया था एक ह्यूज कॉल्ड्रोन देग, मतलब जिसमें खाना बनाया जाए इजी से, वहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनके लिए इजीली खाना बन जाए, ऐसा एक उनको क्या दिया था, एक यूटेंसिल दिया था। और यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मॉस्क तक बनवाया था। कंपाउंड जो होता है दरगाह का, उसके कंपाउंड में मॉस्क भी उन्होंने ही बनवाया था। अब जब हम बात करते हैं ज़ियारत की, पिलग्रिमेज की, तो इसका एक पार्ट जो है वो म्यूज़िक एंड डांस भी होता है। अब क्या होता है कि इसमें कव्वाल्स वगैरह भी आते हैं जो गीत गाते हैं या अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। और सूफ़ीज़ कैसे भगवान को याद करते हैं, ज़िक्र के थ्रू, कि उनके नामों को बार बार याद करते हैं, उनके प्रेजेंस को इवोक करते हैं थ्रू शमा। और वो परफॉर्मेंस होती है, अलग अलग टाइप के म्यूज़िक होते हैं, भगवान के लिए गाए जाते हैं। शमा जो है वो बहुत ज़्यादा इंटीग्रल था चिश्ती को, और वो डिवोशनल ट्रेडिशन से एग्जम्पलीफाई करता था इंटरेक्शन को। तो ज़िक्र, तो ज़ियारत का एक पार्ट म्यूज़िक डांस भी था और दूसरा पार्ट ज़िक्र और समा भी था। लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशन, तो जैसे चिश्तीज़ में, समा में जो है हमने देखा चिश्तीज़ वाले क्या करते थे कि वो अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस को अडॉप्ट कर लेते थे।
ऐसे ही हमने देखा कि जो चिश्ती सिलसिला के साथ जुड़े हुए थे दिल्ली में, वो भी हिंदवी लैंग्वेज की यूज़ करते थे आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए या कन्वर्स करने के लिए, वो लोग भी हिंदवी का यूज़ करते थे। और अदर सूफीज़ जैसे बाबा फरीद थे, तो इनकी जो कंपोजिशन थी वो भी क्या थी, लोकल लैंग्वेज में थी। और ऐसी कंपोजिशन थी कि जो बाद में जाकर गुरु ग्रंथ साहिब में उसका कुछ हिस्सा जो है वो लिया जाता है, उसका पार्ट बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ और थे जिन्होंने लॉन्ग पोएम्स लिखी है, मशनवीज़ लिखी है, और वो भी क्या है, मतलब जिसमें ह्यूमन लव को दिखाया है, लेकिन एक तरीके से भगवान के प्रति जो है अपना प्यार दिखाने की कोशिश की है। जैसे आपको एग्जांपल दिया है, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी थे, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने प्रेम आख्यान लिखा है, एक लव स्टोरी लिखी है पद्मावत की, जो कि किसके अराउंड घूमती है कि एक पद्मिनी और रत्नसेन के आसपास घूमती है। रत्नसेन चित्तौड़ के राजा थे, और यहाँ पर क्या दिखाया है कि उनके कैसे उनके प्रेम के बारे में एक तरीके से दिखाया है। तो ऐसी कंपोजिशंस भी उस टाइम पे लिखी जाती थी, और ये ऐसी कंपोजिशंस जो होती थी वो हॉर्स स्पाइसेस में कई बारी जो है सुनाई भी जाती थी शमा के वक्त में। और बताया जा रहा है कि सूफ़ी पोइट्री जो है वो अलग अलग जेनरे में लिखी गई है। जैसे एग्जांपल है कि कर्नाटक के बीजापुर में भी जो है शॉर्ट पोएम्स लिखी गई है दक्खानी में। दक्खानी क्या है, अ वेरिएंट ऑफ उर्दू। और ये जो पोएम्स हैं, ये जो शॉर्ट पोएम्स हैं, जनरली माना जाता है कि इसको कौन गाता था, विमेन गाती होंगी, क्योंकि विमेन कभी घर का कोई काम कर रही है, कभी खाना बना रही है, कभी कुछ और कर रही है, तो वो काम करते करते जो है ये शॉर्ट पोएम्स गाया करती होंगी, ऐसा माना जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कंपोजिशन थे, कोई लूरी नामा या लूला बेबीज़ के फॉर्म में थे, कोई शादी नामा यानी कि वेडिंग सॉन्ग्स के रूप में थे। माना जाता है कि ये जो सूफीज़ होंगे इस रीज़न के, वो प्री एग्जिस्टिंग जो भक्ति ट्रेडिशन था, जैसे कन्नड़ का वचनास, लिंगायत का, या फिर महाभारत अभंग, या फिर सन्स ऑफ पंढरपुर, इन सारे लोगों से इंस्पायर होंगे। और इसी तरीके से डेक्कन में जो है इस्लाम एक प्लेस वहाँ पे गेन करने लगा, वहाँ पे एंटर हुआ। अब बात करते हैं सूफीज़ एंड द स्टेट की। देखो सूफीज़ क्या करते थे, सूफीज़ का या चिश्ती ट्रेडिशन में माना जाता था कि आपको दुनिया से कोई भी ऐसे आडंबर नहीं रखने हैं, दुनिया से एकदम आपको अपने आप को दूर रखना है। और इसमें इंक्लूड किया जाता था कि आपको एक डिस्टेंस रखना है वर्ल्डली पावर से। लेकिन इसका सीधा मतलब ये नहीं होता था कि अगर आपको दूरी रखनी है तो एकदम से एक ऐसी सिचुएशन बन जाती थी कि पॉलिटिकल पावर से ये लोग सूफीज़ या चिश्तीज़ अपने आप को एकदम ऐसा अलग कर लेते थे कि आइसोलेट हो जाते थे। ऐसा भी नहीं था, ये लोग कई बारी ग्रांट्स या डोनेशन एक्सेप्ट किया करते थे इन पॉलिटिकल एलीट से। और ये जो डोनेशन लिए करते थे ये हॉर्स स्पाइसेस के लिए लिया करते थे। और कैसे मिलता था इनको, कई बारी सुल्तान जो है इनको ट्रस्ट दिया करते थे, कई बारी यहाँ पर उनको लैंड ग्रांट्स मिलते थे, कई बारी टैक्स फ्री लैंड मिला करते थे। तो अलग अलग टाइप में ये लोग डोनेशन लिया करते थे। और चिश्तीज़ कैसे डोनेशन को एक्सेप्ट करते थे, कैश में भी करते थे और काइंड में भी एक्सेप्ट कर लिया करते थे। और शेख क्या करते थे, ऐसा नहीं था कि अगर उनके पास कोई डोनेशन मिल रहा है तो उन्होंने उसको जमा करके रख लिया, ऐसा नहीं है। उनको जो भी चीज़ें लगती थी, स्पेशली फूड, क्लॉथ या क्वार्टर या कोई रिचुअल है क्षमा का, मतलब कि उनके जो हॉर्स स्पाइसेस है या उनके कन जो है वहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो उस चीज़ में डोनेशन लगा देते थे, उस डोनेशन को पकड़ के नहीं रखते थे। इस वजह से जो है उनकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा लोगों के बीच में बढ़ गई थी, क्योंकि लोग मानते थे कि ये तो क्या है, खुद पर चीज़ें नहीं लगाते बल्कि लोगों को जो चाहिए उस पर चीज़ें लगा रहे हैं, जो लोगों की लाइफ को ईजी बनाए उस पर चीज़ें लगा रहे हैं। तो इस वजह से लोग उनकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे, लोगों का भरोसा उनकी मिराकुलस पावर में, उनके टीचिंग्स में और ज़्यादा बढ़ गया। और इस वजह से राजा भी क्या चाहते थे, उनका सपोर्ट लेना चाहते थे, क्योंकि अगर जनता ही मान लो किसी सूफी संत के सपोर्ट में है और राजा भी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो नेचुरली लोग राजा की तरफ भी एक क्या हो गए, अट्रैक्ट होंगे, उसकी तरफ भी थोड़ा झुके रहेंगे, राजा को भी अच्छा मानेंगे। इस वजह से राजा भी क्या करता था कि ऐसे सूफी संत की भरोसे को जीतने की कोशिश किया करते थे। और सिर्फ सूफीज़ के साथ वो अपना एसोसिएशन नहीं दिखाना चाहते थे, बल्कि एक लेजिटिमेशन भी चाहते थे इन सूफीज़ से।
जैसे कि टर्क्स जो थे, एक एग्जांपल दिखवाया कि जब उन्होंने दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश की तो उनके उलामा, टर्क्स के उलामा उनको कह रहे थे कि आप यहाँ पे शरिया लॉ लगाओ, लेकिन टर्क्स ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे, उनको पता था कि यहाँ पे तो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है, अगर हम शरिया लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो नॉन मुस्लिम की मेजॉरिटी है वो तो यहाँ पर अपोजिशन में होगी, वो तो इसका विरोध करेगी। फिर ऐसी चीज़ों में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था तो सूफीज़ के पास में जाया करता था, माना जाता था कि उनके पास क्या है, अथॉरिटी है जो कि डायरेक्ट भगवान से उनको मिली हुई है, तो ऐसी चीज़ों में उनकी जो है हेल्प ली जाती थी। अब ऐसा नहीं है कि हर बारी जो है वो इनके बीच में अच्छे ही रिलेशन थे, कई बारी सुल्तान और सूफीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ करता था अथॉरिटी को लेकर। जैसे कई बारी अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए दोनों ही चाहते थे कि कुछ ना कुछ रिचुअल्स फॉलो किए जाएं, जैसे कि किसिंग ऑफ द फीट या फिर प्रोस्ट्रेशन, ऐसे कुछ जो है रिचुअल्स वो फॉलो किए जाने चाहिए। ये अपनी दोनों अथॉरिटी दिखाने के लिए चाहते थे। और एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जो लोग जैसे डिसाइपल थे निज़ामुद्दीन औलिया के, ये क्या कर रहे थे, ये उनको बहुत बड़े बड़े टाइटल से जो है वो उनको बुलाया करते थे, एड्रेस किया करते थे, जैसे सुल्तान उल मशेक, यानी कि हमारे जो शेख हैं उनके बीच में ये सुल्तान है। तो ऐसे बड़े बड़े टाइटल जो है कई बारी शेख्स को, सूफी शेख्स को दे दिया करते थे, उनको इस टाइटल से एड्रेस किया जाता था। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा दूसरा चैनल अभ्यास, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां आपको इंग्लिश और हिंदी का फ्री कंटेंट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।